इस वीडियो में हम मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम एक ओवरव्यू लेंगे उस ऐप का जो कि हम बनाने वाले हैं ऐप गायवर के अंदर, जो अगली कुछ वीडियोस तक हम वो ऐप बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड कम्युनिकेट करती है आपस में, एपीआईज़ क्या होती हैं और डेटाबेस क्या होते हैं, और कैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं सर्वर से क्लाइंट पे, जेसन क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं जो कि हम बनाने वाले हैं। उसके अंदर फिर हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हम एक ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन शो करेंगे, जिसमें पहली स्क्रीन पे कंट्रीज़ की लिस्ट आ रही होगी जिसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ होंगी। शुरू में हम चंद ही कंट्रीज़ ऐड करेंगे, लेकिन आप मल्टीपल कंट्रीज़ भी उसके अंदर जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं। और उस लिस्ट में बेसिकली हम कंट्री का नाम दिखा रहे होंगे, उसका फ्लैग दिखा रहे होंगे, और हो सकता है कि एक आध चीज़ और भी कोई दिखा दें, जैसे उस कंट्री की पॉपुलेशन या कुछ भी। और फिर किसी भी आइटम पे क्लिक करने पे हम एक डिटेल पेज पे चले जाएंगे जिसमें सिर्फ उस कंट्री से रिलेटेड डिटेल्स आ रही होंगी, जिसके अंदर अगेन उसका नाम होगा, इमेज होगी, पॉपुलेशन, एरिया और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आप दिखाना चाहें। तो उससे बेसिकली आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से लिस्ट के अंदर हम आइटम दिखाते हैं एपीआई से उठा के, सर्वर से उठा के, और किस तरीके से हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन से पे जाते हैं। लिस्ट के आइटम पे क्लिक करने पे किस तरीके से हम डिटेल की स्क्रीन पे जाते हैं, किस तरीके से हम डेटा पास करते हैं स्क्रीन के अंदर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक, और किस तरीके से जो है वो जेसन हम अपनी ऐप गायवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक दफ़ा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप बहुत सारी ऐप्स बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐप्स में ऐसा ही कुछ हो रहा होता है कि आप एपीआई से डेटा फैच करके अपने पास दिखा रहे होते हैं। और इस वीडियो की जो अगली हम 2-3 वीडियो करने वाले हैं इस ऐप में, बेसिकली मैं एग्जांपल लूँगा आपको फूड पांडा की या ऐसी किसी सर्विस की, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि किस तरीके से काम कर रही है। तो हम उससे कंपेयर करके देखेंगे कि हमारी ऐप जो है वो किस तरीके से इन ऐप्स से जो ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे कि फूड पांडा या करीम है या उबर है और ऐसी ऐप्स हैं जो कि सबने यूज़ करी हुई होती है, तो हमारी ऐप किस तरीके से उनसे मिलती जुलती बन सकती है, या कैसे वो इन कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको समझाने के लिए, आइडिया देने के लिए, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हो, लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है। तो बेसिकली अगर आप ये कॉन्सेप्ट सही से समझ लें और आप इसको प्रैक्टिस करें तो आप ज़्यादातर ऐप्स और बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स बना सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये ऐप, ये जो सीरीज़ है जो अगली हम 3-4 वीडियोज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम जो ऐप बनाएंगे वो अगेन जैसे मैंने बताया कि उसमें अगर आप वो सही से समझ लें तो फिर आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और आप किसी भी किस्म की ऐप उसमें मेनली जो जैसी ऐप्स बन रही होती हैं आप वो बना सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है जो कि हम करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहले हम उन पे बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक तैयार करी है डायग्राम जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ, समझाने के लिए कि बेसिकली सर्वर साइड क्या होती है, क्लाइंट साइड क्या होती है और बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको 2 चीज़ें मेन नज़र आ रही हैं। एक है ये सर्वर साइड जिसके अंदर हमारा डेटाबेस है और एपीआई है, और दूसरी है ये क्लाइंट साइड जिसके अंदर हमारी वेब ऐप हो सकती है, या आईफोन की ऐप हो सकती है, या एंड्रॉइड की ऐप हो सकती है, कोई भी क्लाइंट हमारा हो सकता है। और ये जो मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हैं दिखाने के लिए है कि ऐसे मल्टीपल एंड्रॉइड डिवाइसेस हज़ारों लाखों की तादाद में हो सकती हैं, आईफोन की ऐसी मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं, वेब बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली समझाने के लिए है कि हर क्लाइंट के जो है वो मल्टीपल इंस्टेंसेस या मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो या वेबसाइट हो। तो अगर हम इसमें देखें तो ये बेसिकली जो, अगर हम पहले सर्वर साइड की बात कर लें तो सर्वर साइड के अंदर आप देख सकते हैं 2 चीज़ें हैं, एक है डेटाबेस और एक है एपीआई। तो डेटाबेस बेसिकली अगेन मैं अगर फूड पांडा की एग्जांपल दूँ तो डेटाबेस ये हो सकता है जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप स्टोर कर रहे हैं। हम जैसे आगे कंट्री की ऐप बनाने वाले हैं तो उसके अंदर हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होंगे हमारी जो कंट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, यानी कंट्री का नाम, उसकी पॉपुलेशन, उसका एरिया, उसका जो फ्लैग का जो इमेज है, और उसकी में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जितना भी आप उसमें चीज़ें स्टोर करना चाहें तो वो बेसिकली सारी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही होती हैं। तो अगर अगेन हम फूड पांडा की एग्जांपल लेके चलें तो फूड पांडा के डेटाबेस में प्रॉबेबली उनके जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो रही होगी, जो उनके राइडर्स की इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो रही होगी, और बेनतहा इस किस्म की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होगी। तो बेसिकली एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, और हर चीज़ को स्टोर करने के लिए
हर कैटेगरी को या हर कहना चाहिए डोमेन को स्टोर करने के लिए एक टेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अगेन फूड पांडा की बात करें तो उसके अंदर प्रॉब्ली रेस्टोरेंट को स्टोर करने के लिए एक टेबल होगा, राइडर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक टेबल होगा। टेबल तो रेस्टोरेंट्स के लिए भी मल्टीपल होंगे क्योंकि आप एक टेबल में सारी रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन भी सेव नहीं कर सकते, लेकिन एक समझाने के लिए तो बेसिकली जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप एक टेबल के अंदर सेव कर लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, कोई कंपनी है तो उसके अंदर एम्प्लॉयज़ की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो एक टेबल में सेव हो रही होगी, जितनी सेल्स की इन्फॉर्मेशन है वो एक टेबल में सेव हो रही होगी। तो उस तरीके से एक ही डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं और हर टेबल में जो एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम सेव कर रहे होंगे। लेकिन हमारा चूँकि हम बिल्कुल सिंपल केस लेके चल रहे हैं, जो कंट्री के ऐप हम बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर हमारे डेटाबेस में एक ही टेबल होगा सिर्फ, जिसमें कंट्री की इन्फॉर्मेशन होगी। हम इसको मल्टीपल टेबल्स में भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं या और भी इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए मल्टीपल टेबल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ एक ही टेबल यूज़ कर रहे होंगे अपने पास, जो कि कंट्री का टेबल होगा। तो ये सिर्फ ये समझाने के लिए है कि एक डेटाबेस के अंदर भी मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं और हर टेबल में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। जैसे मैंने बताया कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन हो सकती है या आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो भी ऐसी चीज़ें वो अलग अलग टेबल्स में स्टोर हो रही होगी। और हर टेबल के अंदर अगेन मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम यूज़र की एग्जांपल ले लें तो यूज़र का अगर टेबल होगा तो उसके अंदर यूज़र की एक आईडी होगी जो कि ऑटोमेटिकली हो सकता है जनरेट हो रही हो, यूज़र का नाम होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, हो सकता है उसकी एज स्टोर हो रही हो। तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही यूज़र से रिलेटेड थी, इसलिए ये एक ही टेबल में स्टोर हो रही है। तो उसके लिए ये मल्टीपल कॉलम्स बन जाएंगे और हर कॉलम जो है वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा होगा और उसमें मल्टीपल रोज़ होंगी जो हर एक यूज़र के लिए एक एक रो बन जाएगी। तो अगर आपके पास 100 यूज़र्स हैं तो उसके अंदर 100 रोज़ होंगी और हर रो में जो मल्टीपल कॉलम्स हैं उनमें हर बंदे का नाम, एज, सब चीज़ें स्टोर हो रही होंगी। जब हम क्लियर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए बस ये समझ लें कि डेटाबेस में बेसिकली हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होती है और हमारी जो कंट्री के ऐप हम बनाने वाले हैं उसमें भी हम सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में ही सेव करेंगे। एपीआई को अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि एरोज़ मैंने बनाए हुए हैं, तो ये डेटाबेस जो है ये हमारा बेसिकली रिमोटली कहीं सर्वर पे रखा हुआ होगा। ये इसलिए ऐसा है ताकि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, चाहे वो वेब हो, आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, वो एक ही डेटाबेस को एक्सेस करके और सेम इन्फॉर्मेशन सब के सब यूज़ कर सकें। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपके पास एक ही डेटाबेस हो और क्लाइंट जो है वो बहुत सारे हों। जैसा कि हमने फूड पांडा की एग्जांपल ली कि उनके पास डेटाबेस एक ही है, लेकिन चूंकि मेरे पास भी फ़ोन हो सकता है, आपके पास भी फ़ोन हो सकता है, आपके किसी दोस्त के पास भी फ़ोन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन सबके पास चूँकि एक ही डेटाबेस से आ रही है तो वो सेम इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लाइंट यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये किसी का फ़ोन हो सकता है, ये किसी का फ़ोन हो सकता है, ये किसी की वेबसाइट हो सकती है, लेकिन ये सब कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटाबेस यहाँ पे एक ही है। तो अगेन ये समझाने के लिए हो सकता है मल्टीपल डेटाबेसेस हो, लेकिन अगेन समझाने के लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि बेसिकली ये बताने के लिए कि ये सेंट्रल एक डेटाबेस है जिसको सारे क्लाइंट्स, चाहे वो एंड्रॉयड ऐप हो, आईफोन हो या वेब हो, सब उसी को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं और उसको सेंड कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लें हमारी कंट्री की, तो यहाँ पर हमारी कंट्री की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई और ये ऐप जैसे मेरे पास स्टोर हो, आपके पास स्टोर हो, मेरे पास इंस्टॉल्ड हो ये ऐप, या आपके पास इंस्टॉल्ड हो या किसी दोस्त के पास इंस्टॉल्ड हो, तो ये सब के सब जो ऐप्स होंगी हमारी, ये सारी क्लाइंट्स होंगी और ये सब एक ही डेटाबेस को एक ही डेटाबेस से बेसिकली इन्फॉर्मेशन फैच करके ला रही होंगी। आपने एक ही डेटाबेस बनाएंगे, आप उसके अंदर कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन डाल देंगे और सारे के सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सेम इन्फॉर्मेशन उसी डेटाबेस से उठा के दिखा होंगे, चाहे वो आईफोन ऐप हो या हमारी वेबसाइट हो, जो भी हो। तो ये एरो से मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इस ऐप ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कंट्री की और फिर डेटाबेस ने जो है वो हमें रिटर्न करा जेसन फॉर्मेट में बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इस पर हम बाद में बात करते हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये क्लाइंट साइड ने इस तरीके से सर्वर साइड से कम्युनिकेट करा, इन्फॉर्मेशन ले ली। अब इसमें बेसिकली एपीआई क्या काम करती है कि आपका कोई भी जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है लेकिन ये बैड प्रैक्टिस होगी, तो हम ये के लिए समझ लेते हैं कि नहीं कर सकता। तो बेसिकली आपकी जो ऐप है वो डायरेक्टली डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन नहीं फैच कर सकती, ना उसके अंदर इंसर्ट कर सकती है, या आपकी जो वेबसाइट है वो भी डायरेक्टली नहीं डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, आईफोन की ऐप भी डायरेक्टली नहीं कर सकती। बल्कि यहाँ पे जो है अब ये नई चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो बेसिकली एपीआई समझ लें एक तरीके की लेयर होती है आपके डेटाबेस के बीच में और आपके क्लाइंट्स के बीच में, ताकि आपके जो भी क्लाइंट है वो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस ना करे, बल्कि वो अपनी रिक्वेस्ट भेजे एपीआई को। जैसे कि आप देख सकती है एरो से की रिक्वेस्ट आ रही है एपीआई को, एपीआई ये रिक्वेस्ट भेज रहा है डेटाबेस को और फिर डेटाबेस जो भी इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है वो एपीआई के पास वापस आ रही है और फिर वो एपीआई रिटर्न कर रहा है
ऐप को वापस। तो बेसिकली आप डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी जो भी क्लाइंट है वो एपीआई से कम्युनिकेट कर रहा है, और फिर वो एपीआई जो है आगे डेटाबेस से कम्युनिकेट करके इन्फॉर्मेशन ला के और फिर आपको रिटर्न करिए। तो एपीआई बेसिकली एक तरीके से बीच में लेयर है। इसको ऐसे समझ लेंगे जैसे मैं टीचर हूँ, मैं एक सर्वर हूँ, आप जो सारे स्टूडेंट्स हैं आप लोग एक क्लाइंट हैं। तो आप लोग जैसे मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो ऐसे ही जैसे अगर ये ऐप डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही हो। लेकिन अगर मैं अपने कोई असिस्टेंट बना दूँ बीच पे, और असिस्टेंट का काम ये हो कि आप असिस्टेंट से कम्युनिकेट करेंगे, असिस्टेंट मुझसे आके कम्युनिकेट करेगा, और फिर पे जो भी मैसेज बताऊंगा वो आप तक पहुंचा देगा। तो अगर आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करें बल्कि असिस्टेंट के थ्रू कम्युनिकेट करें, और फिर वो इन्फॉर्मेशन आपकी मुझ तक पहुँचाए, मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए, तो वो एक तरीके का एपीआई बन जाएगा। तो एपीआई बेसिकली एक लेयर होती है डेटाबेस के बीच में और क्लाइंट्स के बीच में। तो ये काम बेसिकली एपीआई हमें करके देती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जेसन के ऊपर। तो जेसन बेसिकली ये है कि जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है एपीआई से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट ने बोला कि मुझे सारी कंट्रीज़ की, अगर हम अपनी ऐप के बारे में बात करें कि मुझे सारी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एपीआई जो सारी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगी वो जेसन फॉर्मेट के अंदर करेगी। जेसन फॉर्मेट बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के बीच में। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जेसन बेसिकली काम करता है की वैल्यू पेयर की तरह, कि एक की होती है और उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में जो भी जेसन रिटर्न हो रही होगी उसके अंदर एक की होगी जिसका नाम होगा कंट्री नेम। ये हर कंट्री में कंट्री नेम की ही की होगी, लेकिन उसमें जो वैल्यू होगी वो हर कंट्री के लिए अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल कंट्री नेम में पाकिस्तान के लिए वैल्यू पाकिस्तान रखी हुई होगी, कंट्री नेम में इंडिया के लिए वैल्यू इंडिया रखी हुई होगी, और अफगानिस्तान के लिए वैल्यू कंट्री नेम में अफगानिस्तान रखी हुई होगी। तो कंट्री नेम की जो वर्ड है, जो कीवर्ड है, वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन वैल्यू बदलती रहेगी। तो अगर आप अपनी ऐप में कंट्री का नाम दिखाना चाहते हैं तो आपको पता है कि कंट्री नेम के जो वेरिएबल है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू रखी हुई है वो बेसिकली आपको दिखानी चाहिए, वो वैल्यू जो भी हो। तो आप बस कंट्री नेम को उठा के और दिखा देंगे, क्योंकि उसमें आपकी काम की वैल्यू रखी हुई होगी। तो बेसिकली की वैल्यू पेयर के उसमें ये काम करता है जो ये जेसन है। और इसी तरीके से एक दफ़ा जब आपने एपीआई बना ली और आपकी जेसन, तो वो जेसन बेसिकली आप वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आईफोन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एंड्रॉइड ऐप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी ऐप जो है बेसिकली जेसन को समझ सकती हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ही सर्वर साइड बनानी होगी, और फिर आप उसके बाद आईफोन की ऐप भी बना लें, वो सेम उसमें ये सारा सर्वर साइड का कोड एक ही रहेगा। आप आईफोन की ऐप बना लें, सेम सर्वर साइड का कोड रहेगा, और वेबसाइट बना लें, उसके लिए भी सर्वर साइड का कोड एक ही रहेगा। वही जेसन सबको रिटर्न करेगा ये, और सारी की सारी ये जो हमारी आगे क्लाइंट्स हैं वो जेसन को समझ के और अपने पास जो भी डिस्प्ले करना होगा डेटा को वो डिस्प्ले कर देंगी। तो मैं आपको जेसन दिखा भी देता हूँ कि जेसन दिखने में कैसी होती है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी जेसन है। ये बेसिकली इसमें अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे इस केस में हमने देखा कि एक बंदे की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी यूज़र है बेसिकली। तो नेम के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है, एज के अंदर उसकी एज लिखी हुई है, और कार के अंदर उसकी कार लिखी हुई है। इस तरीके से अगर हमारे पास 10 यूज़र होते तो सबके अंदर ये नेम एज कार वाली चीज़ सिमिलर होती, बस ये आगे की जो ये यानी कि कीज़ जो होती ये सारी सिमिलर होती, और लेकिन आगे की जो वैल्यू है ये चेंज होती रहती। किसी में इसका नाम जॉन होता, किसी में इसका नाम एडम होता, किसी में इसका नाम माइकल होता, जो भी होता, एज भी सब में डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमें सिर्फ नेम की वैल्यू के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है, नेम की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो दिखानी है, तो हम बस आंखें बंद करके नेम में जो भी रखा हुआ है वो वैल्यू उठा के दिखा सकते हैं, और हमारी ऐप हर दफ़ा एक नई वैल्यू दिखा रही होगी। तो बेसिकली जेसन इस तरीके से होता है। डबल ब्रैकेट में जैसे मैंने बताया, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर ये पूरा एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हों तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप हुआ होता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ का एक पूरा एरे आ रहा है। एरे बेसिकली समझ लिस्ट आ रही है, क्योंकि लिस्ट मतलब ये कि मल्टीपल एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। तो हर लिस्ट की हर पोजीशन पे एक एक ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ है। देखिए कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म हो रहा है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है, कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म होता है। तो इस तरीके से हर पोजीशन पे एक एक पूरा पूरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये कॉमा के थ्रू सेपरेट हुए हुए हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास इस लिस्ट में, ये कह लें इस एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो आपके पास एक ही जेसन में 4 लोगों की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें बंदे का नाम है, उसका ईमेल एड्रेस है, उसकी एज है। हम ये भी कर सकते थे कि हम 4 के बजाय हम 2000 लोगों की इन्फॉर्मेशन रिटर्न करा दें। सेम बिल्कुल फॉर्मेट होगा कि एक एरे होगा और उस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए होंगे। तो हम ये बोलेंगे कि पहली पोजीशन पे आए और पहली पोजीशन पे जो नाम की वैल्यू है वो उठा के दिखा दे, फिर दूसरी पोजीशन पे आए, दूसरी पोजीशन पे जो नाम की वैल्यू है वो उठा के दिखा दे। उस तरीके से हमारे पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी एम्प्लॉयज़ की। तो आईफोन ऐप हो, हमारी एंड्रॉयड ऐप हो, वेब ऐप हो, जो भी हो, वो इसी तरीके से जेसन को समझ के और डेटा डिस्प्ले करती है।
तो ये बेसिकली हमारा जेसन है, ये अरे के लिए और ये सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमारे केस में भी हम एक ऐसा ही अरे पास कर रहे होंगे, अपनी एपीआई से रिटर्न कर रहे होंगे, और उस अरे के अंदर अब जैसे एम्प्लॉयज़ का एरे था तो उसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास ये कंट्रीज़ का एरे होगा तो हमारे पास कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, जिसके अंदर कंट्री का नाम होगा, जैसे यहाँ पे नेम है वैसे कंट्री नेम हो सकता है, जो भी हम नाम रखना चाहें उसके, जो भी लॉजिकल नाम हो, उसकी पॉपुलेशन हो सकती है, उसका एरिया हो सकता है, उसकी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जो भी चीज़ हम चाहें वो हम कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक अरे रख सकते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि ये बंदा कितनी लैंग्वेजेस बोलता है मैं ये पास कर सकूँ, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो है वो हम जिस तरीके से एरे पास करा हुआ है पूरा का पूरा, इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और एक पूरा का पूरा हम अरे पास कर सकते हैं इसी तरीके से। तो मल्टीपल वैल्यूज़ भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये बेसिकली जो है वो हमारी जेसन है और इस तरीके से काम करती है। और अगर जो है वो एक और तरीका ये होता है कि एक्सएमएल के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे एक्सएमएल भी कुछ इसी तरह होती है, लेकिन उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली टैग्स के फॉर्मेट में काम कर रही होती है। ये जिस तरीके से जो है वो की वैल्यू पेयर में होती है वो टैग्स की तरह होती है, उसमें जो है वो हर पोजीशन पे ऐसे टैग्स लगे हुए होते हैं। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ जेसन को देख लेते हैं। तो ये जो बेसिकली ये जेसन हर जो एपीआई रिटर्न कर रही है हर क्लाइंट को, ये ऐसे ही कोई जेसन होगी, डिपेंड करता है आपका डेटा क्या है। अभी एम्प्लॉयज़ का डेटा था जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई, हमारी ऐप में कंट्री का डेटा है तो हमारी जेसन का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन डिफरेंट आ रही होगी यकीन है, लेकिन की वैल्यू पेयर ही होंगे उसके अंदर भी। तो ये बेसिकली हमारा कुछ ओवरव्यू है ये चीज़ें समझने का कि सर्वर साइड क्या है, क्लाइंट साइड क्या है, जेसन बेसिकली क्यों होती है, डेटा पास करने के लिए होती है, एपीआई क्या कर रही होती है। तो ये बेसिकली हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता था। अब जो है वो हम आगे बात करेंगे कि हम अपनी ऐप के लिए जो है वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं एयर टेबल को सर्वर साइड वाले काम के लिए, क्योंकि क्लाइंट साइड के लिए तो हम एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए ऐप गाइवर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सर्वर साइड सेटअप करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एयर टेबल। आप इस तरीके से फायरबेस यूज़ कर सकते हैं, ज़ैनो कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि बेसिकली आप जिसमें डेटाबेस बनाएंगे और वो एपीआई आपको खुद ही बना के दे देगी। तो हमें बेसिकली सर्वर साइड में सिर्फ डेटाबेस ही बनाना होगा, ये चीज़ हमें बनी बनाई मिल जाएगी, तो ये हमें फ़ायदा है उसमें। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो एपीआई है ये जैसे हम खुद डेटाबेस बना रहे हैं और ख़ुद उसकी एपीआई हमें बनी बनाई मिल रही है, लेकिन डेटाबेस हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी का बेसिकली डेटा दिखा सकें। ऐसी बहुत सारी फ्री और पेड एपीआईज़ अवेलेबल है जो कि इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं वेदर की इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहा हूँ अपनी ऐप के अंदर, तो एक तरीका तो ये है कि मैं अपना पूरा डेटाबेस मेंटेन करूँ वेदर की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मुझे तो नहीं पता कहाँ पे क्या टेम्परेचर चल रहा है और क्या चीज़ है। तो ऐसी हमें एपीआईज बनी बनाई मिल जाती हैं जो कि ऑलरेडी जिन्होंने कोई ऐसा डेटाबेस पीछे बनाया हुआ होगा और हमें वो एपीआई प्रोवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू हम वेदर की इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो हमें फिर ये सर्वर साइड की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम बस हमें एपीआई पता होती है और इस एपीआई से हमें पता होता है जेसन हमारे पास कैसे आने वाली है और फिर हम वो अपनी ऐप में दिखा देते हैं। तो हमें एपीआईज भी डायरेक्टली जिसमें डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है और एपीआई बनी हुई है वो हमें डायरेक्टली मिल जाती है बनी बनाई, जिसको हम अपनी ऐप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा काम आधा ही रह जाता है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर लर्निंग पर्पसेस के लिए मैं सर्वर साइड में डेटाबेस भी खुद बनाने वाला हूँ और एपीआई हमें जो है बेसिकली उस सर्विस के थ्रू बन के मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि एपीआई जो बेसिकली ये यूआरएल होता है, जैसे हम लिखते हैं www.google.com, तो इस तरीके से वो भी एक यूआरएल ही होता है, थोड़ा लंबा होता है, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन होता वो भी एक यूआरएल ही है। तो वो यूआरएल के थ्रू बेसिकली हम एपीआई को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी ऐप के अंदर। वो जब हम करेंगे तो आप जो है वो देख लेंगे। और तो मैं ये आपको बता रहा था कि जो एपीआई हमें बनी बनाई मिलती है उसका मतलब कि हमें यूआरएल्स वो बने बनाए मिल जाते हैं। यूआरएल जैसे मैंने वेदर की एपीआई बनाई और मैंने यूआरएल उसका डाल दिया पब्लिक के लिए, तो मैं वो यूआरएल इस्तेमाल करके और फिर वेदर की एपीआई बना सकता हूँ अपनी ऐप के लिए, एपीआई बेसिकली यूज़ कर सकता हूँ अपनी ऐप के लिए। तो मुझे ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे बना बनाया जो है वो मिल जाएगा सारा एपीआई का जो काम है। तो ये है बेसिकली। अभी जब हम काम करेंगे आगे तो फिर मैं आपको एपीआई का यूआरएल किस तरीके से होता है वो भी दिखा दूँगा। तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं।